हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हमने अपना टॉपिक शुरू कर रखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें कि हमने इस टॉपिक पर 2 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं। एक तो हमने देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय, फिर हमने देखा नेक्स्ट क्लास में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचार। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इनके राजनीतिक विचारों को, या फिर अंबेडकर का राजनीतिक चिंतन, की राजनीति के बारे में उनका क्या कहना था, उनकी क्या सोच थी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, मतलब कि उनका इतना ज़्यादा एक राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, मतलब राजनीति उन्होंने इतनी ज़्यादा ज्वाइन नहीं कर रखी थी। उन्होंने एक राजनीतिक दार्शनिक की तरह राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक अवधारणाओं एवं राजनीतिक समस्याओं का विवेचन नहीं किया। वे एक ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता थे जो अस्पृश्य समाज को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष रहे। मतलब कि वो राजनीति में इस तरह से शामिल थे कि उन्होंने जो अस्पृश्य समाज और दलित वर्ग के लोग हैं उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो है राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे, उनके लिए राजनीति में दलितों की मांगों को उठाते रहे। अंबेडकर ने राजनीतिक संस्थाओं, शासन प्रणालियों, राजनीतिक अवधारणाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। वे इसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर किए। कौन सा लक्ष्य? कि अस्पृश्य समाज या दलित वर्ग जो है उनको समाज में सम्मान मिले, उनको अच्छा स्थान मिले और उनको न्याय मिले समाज में। इसी के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचारों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे कि इनके राजनीति के बारे में कैसे विचार थे। तो पहला पॉइंट हमारा है राज्य का स्वरूप या राज्य का रूप। राज्य के रूप के बारे में अंबेडकर के विचार जो थे वो उदारवादियों और कल्याणकारी राज्य का समर्थन करने वाले चिंतकों से मिलते जुलते। मतलब कि एक राज्य के रूप में अंबेडकर की क्या सोच थी कि जो है राज्य कल्याणकारी हो, उदारवादी हो। एक उदारवादी की भांति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गौरव में विश्वास रखते थे, किंतु वे हस्तक्षेप की नीति में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब कि वो चाहते थे कि जो व्यक्ति के मामले होते हैं उनमें राज्य को दखल देना चाहिए, कि राज्य सरकार जो है उनको व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, उन्हें न्याय दिलाने में जो है हस्तक्षेप करना चाहिए, ना कि राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। एक समाजवादी की भांति वे राज्य को कल्याणकारी संस्था मानते थे, कि राज्य जो है वो कल्याणकारी संस्था है, अच्छी संस्था है। राज्य जो सिस्टम चला हुआ है देश के बाद, जो राज्य में डिवाइड हुए हैं सभी, तो ये राज्य वाला सिस्टम जो है उनको अच्छा लगता था। अंबेडकर राज्य को जो है असीमित और अमर्यादित शक्तियां प्रदान नहीं करना चाहते थे। मतलब कि राज्य को शक्तियां दी जाए लेकिन एक मर्यादा में, एक लिमिट में। ये नहीं कि राज्य के पास बहुत ज़्यादा पावर हो कि राज्य से ऊपर जो है कोई संस्थाएं ना हो, ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि राज्य के पास जो है लिमिटेड शक्तियाँ हों और उनके पास मर्यादित शक्तियाँ हों। मतलब कि ज़्यादा पावरफुल वहाँ राज्य में जो बैठने वाले लोग हैं, राज्य की सरकार में जो लोग हैं, वो ज़्यादा पावरफुल भी ना बन सकें। वे राज्य से संवेदनशीलता की अपेक्षा करते हैं, चाहते हैं कि यह समाज के दलित, शोषित एवं असहाय वर्ग के उत्थान के लिए सकारात्मक कदम उठाए। तो राज्य से भी अंबेडकर जी क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि यह समाज के दलित वर्ग और जो शोषित हो रहे उन वर्गों, और जो असहाय है जिनको की सहायता नहीं मिल रही, उन वर्ग के लिए जो है राज्य कार्य करे, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए राज्य को कदम उठाने चाहिए। उनका मानना था कि अगर राज्य ऐसे कदम उठाएगा, सकारात्मक कदम उठाए, तो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होगी। दूसरे शब्दों में अंबेडकर जो है व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए, या फिर व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए, प्रगति करने के लिए जो है राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं। तो टोटली राज्य के बारे में इनका क्या विचार था, या अंबेडकर का क्या मानना था कि राज्य का हस्तक्षेप जो है होना चाहिए व्यक्ति के मामलों में,
राज्य को रोक टोक भी लगानी चाहिए और राज्य को जो है दलित वर्ग या शोषित वर्ग जो है उनके उत्थान के लिए कदम भी उठाने चाहिए राज्य सरकार को। और लेकिन राज्य सरकार कदम उठा रही या फिर कोई भी कार्य करे तो उसके पास जो शक्तियां हैं वो लिमिट में होनी चाहिए, उसके पास अनलिमिटेड शक्तियां भी ना हो ताकि राज्य ज़्यादा पावरफुल ना हो सके। तो राज्य के बारे में इनका यही कहना था। नेक्स्ट पॉइंट, शासन प्रणाली का रूप या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अंबेडकर ने संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया, जो कि आज के समय में हमारे चली हुई ना संसदीय शासन प्रणाली, संसद है जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, तो इस प्रणाली का उन्होंने समर्थन किया। वे एक ऐसी शासन प्रणाली के पक्ष में हैं जिसमें कार्यपालिका उत्तरदायी और संवेदनशील हो। कार्यपालिका जो कि कार्य करती है वो उत्तरदायी भी हो, जिम्मेदार भी हो और संवेदनशील जिसमें कि थोड़ी सी नरम स्वभाव भी हो रहने वाले लोगों का। यह विधान पालिका के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करे, अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा ना करे, कि जो अल्पसंख्यक या फिर जो कि समाज में कम संख्या में जाति के लोग रहते हैं या फिर नीची जाति के लोग हैं जिनकी संख्या कम है, उनके हितों की उपेक्षा ना करे बल्कि उनके हितों के लिए कार्य करे। यह ऐसी खुली प्रणाली हो जिसके निर्णयों पर जनमत का सीधा प्रभाव पड़े, कि जो शासन प्रणाली हो जिस पर कि जनमत मतलब कि जनता का सीधा इफेक्ट पड़े, कि जनता निर्णय लेती है, जनता ही अपना नेता चुनती है तो सीधा प्रभाव पड़े। इसमें ऐसी संस्थागत और प्रक्रियागत व्यवस्थाएं हों जिससे कि शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, कि जो शासन प्रणाली है संसदीय शासन प्रणाली उसके पास शक्तियां भी लिमिट में हो ताकि शक्तियों का दुरुपयोग ना हो सके। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक स्टेटस एंड माइनॉरिटीज में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु संस्थागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि किन किन बातों का उल्लेख किया है अपनी इस पुस्तक में, कि बहुमत को सरकार के गठन का अधिकार हो, कि जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं, मान लीजिए हमारे भारत देश है, भारत देश में जो संख्या में ज़्यादा हैं उनको सरकार के गठन या फिर सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, किंतु अल्पमत के हितों की उपेक्षा करने का अधिकार भी ना हो, किंतु अल्पसंख्यक जो लोग हैं जो कम संख्या में हैं उनको भी हक होना चाहिए। बहुमत को तो है ही है लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी बराबर अधिकार मिलने चाहिए। अर्थात बहुमत को अल्पमत पर अपनी इच्छा थोपने का अधिकार नहीं होना चाहिए, कि जो ज़्यादा संख्या में है वो अल्पसंख्यकों का शोषण ना कर सके, अपनी बातों को उन पर थोप ना सके। इन सब के लिए जो है दोनों में समानता होनी चाहिए, दोनों में आज़ादी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, अल्पसंख्यकों के विश्वास पात्र प्रतिनिधियों को कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था होनी चाहिए, कि जो अल्पसंख्यक हैं उनमें जो विश्वास पात्र प्रतिनिधि हैं जो विश्वास के लायक हैं उनको कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व भाग लेने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, कि कार्यपालिका की स्थिरता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इसकी कार्यकुशलता बनी रहे, ताकि अच्छी प्रकार से काम कर सके। मतलब कार्यपालिका में जो मेंबर है वो स्थिर रहनी चाहिए, ना कि वो बार बार बदले जाए। नेक्स्ट, कार्यपालिका पर विधान पालिका का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का नियंत्रण हो, जिससे कि वह उसके निर्देशों की या फिर उसकी बातों की अवहेलना ना कर सके। कि जो कार्यपालिका होती है जो काम करने वाली होती है उस पर विधान पालिका जो कानून बनाती है उसका पूरा कंट्रोल रहना चाहिए, ताकि जब कंट्रोल रहेगा तो कार्यपालिका जो है अपने कामों को अच्छे प्रकार से कर सकेगी। नेक्स्ट, अवरोध और असंतुलन के सिद्धांत की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि सरकार के तीनों अंग जो कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए भी एक दूसरे पर नियंत्रण रख सके और शक्तियों में इनमें आपस में संतुलन बना रहे। तो शासन प्रणाली मतलब सरकार के बारे में अंबेडकर जी के ये थॉट है कि उनको कैसी सरकार पसंद थी। हर सरकार से उन्होंने यही उम्मीद की कि जो भी सरकार आए जनमत पर आधारित हो, बहुमत और अल्पसंख्यक दोनों को सरकार चुनने का अधिकार हो और सरकार को जो है अल्पमत या फिर अल्पसंख्यक या फिर नीची जाति के जो दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, मतलब सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अंबेडकर उत्तरदायी सरकार के लिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार आवश्यक मानते हैं। वे इसे शिक्षा, संपत्ति तथा अन्य किसी योग्यता पर आधारित नहीं करना चाहते
उनके मतानुसार मताधिकार का सही अर्थ क्या है? ये अंबेडकर जी ने कहा कि मेरी नज़रों में जो मताधिकार है उसका सही अर्थ क्या है? अपने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार। कि मताधिकार का अर्थ उनकी नज़रों में था कि अपने जीवन की, अपने पास जो जमा पूंजी संपत्ति होती है और जो अपनी स्वतंत्रता होती है व्यक्ति को बोलने की, कहीं पर भी आने जाने की, खाने पीने की, उस स्वतंत्रता की रक्षा करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अंबेडकर का कहना था कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को मताधिकार दे देने से जो सरकार बनेगी वह अल्पसंख्यकों की सरकार होगी। मतलब कि ये नहीं है कि वोट देने का अधिकार कुछ विशिष्ट वर्ग, मतलब कुछ खास लोगों को ही हो। उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार हमेशा सभी जनता, जो जनता देश में रहती है, पूरी जनता को अधिकार होना चाहिए। क्योंकि विशिष्ट व्यक्ति अगर अपनी सरकार का चुनाव करेंगे, अपने नेता को चुनेंगे, तो वो अल्पसंख्यकों की सरकार होगी जो कम लोगों द्वारा चुनी हुई है। तो उनकी नज़र में क्या था कि ज़्यादा लोगों द्वारा चुनाव किया जाना चाहिए ताकि वो सभी जनता की सरकार बन सके, ना कि कम लोगों की सरकार। तो अल्पसंख्यकों की सरकार होगी। इसका परिणाम यह होगा कि बहुसंख्यकों के हितों की बागडोर अल्पसंख्यकों के हाथों में होगी। कि जो ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं उनके लिए सरकार का चुनाव कौन कर रहे हैं? कुछ लोग ही कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। इसलिए सरकार के चुनाव में जो है देश की सभी जनता को भाग लेने का हक होना चाहिए, न कि कुछ लोगों को। वे कहते हैं कि धन दौलत या शिक्षा के अभाव के कारण किसी व्यक्ति को सरकार का चुनाव के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कि कोई व्यक्ति जो है उसके पास धन दौलत नहीं है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, या फिर कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, उसको समझ नहीं है अपने अधिकारों की, तो उसको भी वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये गलत है। सभी को जो है अपना मताधिकार, अपना वोट देने का अधिकार होना चाहिए और अपनी इच्छा से जो है अपने नेता या अपनी सरकार का चुनाव किया जाना चाहिए। तो वो सार्वभौमिक का अर्थ क्या हुआ कि सभी को मत देने का अधिकार, इस बात के वो पूरी तरह पक्ष में थे। ना कि कुछ विशिष्ट लोगों द्वारा ही मताधिकार किया जाए, बल्कि सभी देश की जो सभी जनता है, चाहे अमीर, गरीब, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सभी लोगों को बराबर वोट देने का अधिकार हो, ताकि सरकार जो है सबकी मिलीजुली बन सके, सभी जनता की सहमति से सरकार का या फिर अपने नेता का चुनाव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र एवं उसे यथार्थ बनाने हेतु आवश्यक शर्तें। यथार्थ मतलब अच्छी तरह से सच बनाने हेतु। यथार्थ का अर्थ होता है सत्य। तो लोकतंत्र जहाँ लोगों की लोगों की सरकार होती है, जनता की सरकार लोकतंत्र, जिसमें कि जनता को पूरी आज़ादी होती है। तो लोकतंत्र एवं उसे यथार्थ बनाने हेतु आवश्यक शर्तें कौन कौन सी रखी हैं अंबेडकर जी ने, देखते हैं। अंबेडकर जो थे वो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। वे इसे शासन का एक रूप ही नहीं बल्कि परंपरा, आदर भाव और सम्मान पूर्वक जीने की एक पद्धति भी मानते हैं। कि मतलब टोटल ये है कि अंबेडकर जी ने लोकतंत्र का पूरी तरह से समर्थन किया। आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हो। उनकी धारणा या उनका मानना है कि लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके द्वारा समाज की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में जाति, रंग, लिंग, संपत्ति तथा धर्म के भेदभाव के बिना शांतिपूर्ण ढंग से क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अंबेडकर ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अमल में लाने हेतु, मतलब ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए लोकतंत्र को, इसकी रक्षा के लिए कई शर्तों की ओर इशारा किया। मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उन्होंने कि मेरे नज़र में जो लोकतंत्र है वो ऐसा होना चाहिए, लोकतंत्र में ये काम होना चाहिए, लोकतंत्र में वो काम होना चाहिए। उनको हम जो है पॉइंट्स के थ्रू जो है क्लियर करेंगे। तो कुछ शर्तों में उन्होंने पहली शर्त कौन सी बताई है कि संवैधानिक साधनों में दृढ़ विश्वास। संवैधानिक मतलब जो अच्छे साधन होते हैं उनमें विश्वास कीजिए। अंबेडकर का कहना है कि लोकतंत्र को अमल में लाने हेतु जनता में संवैधानिक साधनों का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अर्थात सामाजिक आर्थिक समस्याओं को संवैधानिक साधनों द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, असंवैधानिक या क्रांतिकारी साधनों द्वारा नहीं। कि जो सामाजिक आर्थिक जो हमारे देश से जुड़ी हुई, जो समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, आर्थिक या फिर समाज जो हमारे देश से जुड़ी हुई आर्थिक प्रॉब्लम है, पैसे की जो प्रॉब्लम है, उन सभी चीज़ों को किसके द्वारा सुलझाया जा सकता है? संवैधानिक साधनों। संवैधानिक साधन कौन से होते हैं?
जो कि सरकार के द्वारा सरकार ने जो अच्छे साधन होते हैं, जो कि नियम कानूनों में लिमिट में बंधे हुए साधन या तरीके होते हैं, उन तरीकों से जो है हम इन सभी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। जो हमारे देश के सामाजिक या आर्थिक प्रॉब्लम हैं, उनको हम जो संविधान में या फिर हमारी संसद में जो तरीके या साधन अपनाए जाते हैं, जो कि हिंसा से जुड़े हुए नहीं होते, उनके द्वारा ही हम हमारे देश की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उनका ऐसा मानना था। इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें हिंसात्मक साधनों का परित्याग होना चाहिए। मतलब हिंसा के जो साधन होते हैं, मार काट वाले, जो ये हथियार वाले, उन सबको बिल्कुल बंद किया गया, बिल्कुल बैन है उन पर, उनको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। अंबेडकर कहते हैं कि जब सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों का विकल्प न रह जाए तो असंवैधानिक साधनों को अपनाना आवश्यक हो जाता है। किंतु जहां संवैधानिक साधनों की राह खुली है वहां असंवैधानिक साधनों का कोई औचित्य नहीं हो पाता। मतलब टोटली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें जब तक पॉसिबल हो सके हमें संवैधानिक साधनों को ही अपनाना चाहिए। अगर हमारे जो ज़्यादा ही मुसीबत आ जाए, ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए और हमारे पास ऑप्शन ना हो कि हम संवैधानिक साधनों के द्वारा इस समस्या को सुलझा सकते हैं, तो हम असंवैधानिक साधनों का सहारा ले सकते हैं। वरना हमें हमेशा कोई भी समस्या हो, देश की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको संवैधानिक साधनों द्वारा ही सुलझाना चाहिए। उनकी दृष्टि में सविनय अवज्ञा, असहयोग जैसे सत्याग्रह के साधन अराजकता के व्याकरण के अलावा कुछ नहीं है। इन्हें जितनी जल्दी त्याग दिया जाए उतना ही अच्छा है। मतलब कि जो अंबेडकर जी थे वो सविनय अवज्ञा को, असहयोग जो कि गांधी जी के साधन थे, गांधी जी के तरीके थे, सत्याग्रह, इन सबको जो है अच्छा नहीं मानते थे, इनको त्यागने के पक्ष में थे। अंबेडकर हमेशा यह मानते थे कि स्वतंत्रता पाने के संवैधानिक साधनों में कानून भंग करना नहीं आता, कि अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें ये कानून भंग करना नहीं आता बिल्कुल भी। वे कहते हैं कि जिस समय बर्बर लोग देश की सीमाओं पर अपना डेरा डाले हुए हों, देश के कायदे कानून की धज्जियां उड़ाना या उनकी सुचारू व्यवस्था को कमजोर करना निरा पागलपन है। मतलब कि यहाँ पर जो गांधी जी ने असहयोग, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह के जो साधन अपनाए थे वो अंबेडकर जी को बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो उनको त्यागने के पक्ष में थे। तो यहाँ पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थोड़े अपोजिट थे। तो ये अलग टाइप के साधनों में विश्वास, अलग टाइप के तरीकों में विश्वास करते थे अम्बेडकर जी। दूसरा पॉइंट है इसमें ही साधनों में आवश्यक शर्तों में कि व्यक्ति पूजा का विरोध। अंबेडकर का कहना है कि स्वतंत्रता को किसी महान व्यक्ति के आगे समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति और समाज दोनों के पतन का संकेत है। वे लोकतंत्र में जन समूह को व्यक्ति पूजा से दूर रहने का परामर्श देते हैं। मतलब कि किसी एक व्यक्ति के पीछे ही मत चलो, जैसे कि दुनिया जो है उसमें गांधी जी की माला रट रही थी कि गांधी जी कह रहे हैं तो बात सही है, इसीलिए उन्होंने कहा विरोध में कि व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति जो हर बार सही नहीं हो सकता, वो भी गलत हो सकता है, इसलिए जो अपने विचारों का, अपने दिमाग का अच्छी तरह से प्रयोग करे और व्यक्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल की चेतावनी का स्मरण करते हुए अंबेडकर ने कहा कि अपनी स्वतंत्रताओं को एक महान व्यक्ति के चरणों में समर्पित ना करो, उस पर विश्वास न करो जो तुम्हारी संस्थाओं को रोधने की सामर्थ्य रखता है। अंबेडकर का कहना है कि धर्म में भक्ति आत्मा के उद्धार का मार्ग प्रशस्त भले ही करते हो, किंतु यह राजनीति में व्यक्ति के पतन का निश्चित मार्ग है। हो सकता है कि मोक्ष पाने के लिए भक्ति जरूरी हो, लेकिन राजनीति में भक्ति से जो है व्यक्ति का पतन हो जाता है और इसका अपरिहार्य परिणाम होता है अधिनायकवाद का जन्म। तो मतलब टोटली पॉइंट में आप यही लिख सकते हैं कि उन्होंने व्यक्ति पूजा का विरोध किया है। नेक्स्ट पॉइंट, कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ये पॉइंट और कर लेते हैं, बाकी जो पॉइंट हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना क्लास। इस थर्ड पॉइंट को और हम देख लेते हैं इसमें कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अंबेडकर ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को कहा था कि 26 जनवरी 1950 से देश के राजनीतिक जीवन में समानता का पदार्पण होगा। मतलब समानता होगी देश में, बिल्कुल
लेकिन सामाजिक आर्थिक जीवन में विषमता बनी रहेगी। मतलब सामाजिक समाज में भी विषमता, कि समाज में भी ऊंचे नीचे जाति का भेदभाव जो है वो कहीं ना कहीं बना रहेगा, और आर्थिक पैसे की दृष्टि से भी कम गरीबी और अमीरी समाज में बनी रहेगी। यदि यह असंगति कायम रही तो इस विषमता की आंच में झुलसा वर्ग हमारे महान प्रयासों से निर्मित इस राजनीतिक महल को ध्वस्त किए बगैर नहीं रहेगा। मतलब कि जो ये विषमता या उतार चढ़ाव या जो भेदभाव है ये बना रहेगा, तो उसमें जो है हमारी जो प्रयास है, हमारे जो संघर्ष है वो सारे खराब हो जाएंगे, उस संघर्ष के बने हुए महल सारे खराब हो जाएंगे। असमानता से पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र को यथार्थ बनाने हेतु सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र पर बल दिया। उन्होंने अपनी रचना स्टेटस एंड माइनॉरिटीज में लिखा है कि जब तक आर्थिक संरक्षण नहीं तब तक मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की परिधि में सरकारी समाजवाद का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। कि जब तक आर्थिक संरक्षण मतलब कि पैसे की दृष्टि से जब तक समाज के लोग सुरक्षित नहीं हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, तब तक जो मौलिक अधिकारों का कोई महत्व समाज में नहीं रह जाता। सामाजिक लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। इस पद्धति में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और भाईचारा या बंधुताओं की भावना होनी चाहिए। इन चीज़ों को जो हमें जोड़कर देखना चाहिए, इन चीज़ों को हम अलग नहीं कर सकते जीवन से। स्वतंत्रता को भी हम अपने जीवन से नहीं हटा सकते, समानता को भी नहीं हटा सकते, और जो भाईचारा समाज में बना रहना चाहिए उससे भी हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो हमें बनाए रखना पड़ेगा, तभी हमारा समाज जो है वो तरक्की कर पाएगा। तीनों को एक दूसरे का पूरक मानते हुए एक दूसरे से जोड़कर देखा जा सकता है। अंबेडकर कहते हैं कि समानता के बिना स्वतंत्रता से बहुसंख्यकों पर अल्पसंख्यकों की सर्वोच्चता स्थापित हो जाएगी। स्वतंत्रता के बिना समानता से व्यक्तिगत पेशकदमी की हत्या होगी। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता को नैसर्गिक प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। मतलब टोटली इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और इन तीनों को आपस में जोड़कर रखने की बात कही है। तो इन्होंने अंबेडकर ने एक न्यायोचित मतलब न्याय को ध्यान में रखते हुए सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, अपने कुछ सजेशन दिए हैं। तो इसमें पहला सजेशन है कि सामाजिक असमानताओं एवं विशेषाधिकारों का उन्मूलन, अर्थात लिंग, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या अन्य किसी आधार पर भेदभाव या जो ऊंच नीच है उस चीज़ की बिल्कुल समाप्ति होनी चाहिए समाज से। नेक्स्ट, अस्पृश्यता से जुड़ी हुई निर्योग्यताओं का उन्मूलन या निवारण किया जाना चाहिए। जो अस्पृश्यता से जुड़ी हुई हमारे समाज में समस्याएं हैं उनका उन्मूलन या उनका खात्मा किया जाना चाहिए, या फिर अगर उनको खात्मा नहीं कर सकते तो उनका जो निराकरण है उनका हल करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अस्पृश्य जातियों को संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण, मतलब कि उनको सरकार की तरफ से संवैधानिक संविधान की तरफ से उनको कुछ नियम कानून, उनको कुछ छूट दी जाए, उनको कानूनी संरक्षण दिया जाए। उनके लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जाए और समान नागरिक संहिता के सभी के लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, सभी के लिए नागरिक संहिता कि जिसमें नागरिकों के अधिकार दिए हों, वो संहिता या वो कानून जो है सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी राय बताई है किसके बारे में? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के बारे में। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम इनके राजनीतिक विचारों को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का टॉपिक जो है लगभग समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लग रहा होगा, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो ग्रुप है टेलीग्राम ऐप पे, टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना हुआ है हमारे चैनल का, वो पैशन ऑफ हिस्ट्री नाम से ही है, विदाउट स्पेस। आप इसको टाइप कीजिए वहाँ पर, और वहाँ पर जो आपको मेरी फ़ोटो लगी हुई मिल जाएगी DP में। तो वहाँ पर जो आप इसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। और वहाँ पर जो मैं क्विज के क्वेश्चन भी डालती रहती हूँ, जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आसानी से। ओके, थैंक यू एवरीवन।